सब्सक्राइब कीजिए राजधानी एजुकेशनल ग्रुप पचकोड़िया यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए और डाउनलोड कीजिए हमारा मोबाइल ऐप भी। जय हिंद, जय राजधानी। कैसे हैं आप सभी? मैं हेमंत कुमार सिंह आप सभी का बायोलॉजी मेंटर एक बार फिर से हमारे राजधानी परिवार के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन अगेन। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में कुछ तरह के विटामिन के बारे में, उनके फंक्शंस के बारे में और उनके कमी से होने वाले कौन कौन से डिजीज होते हैं, उस डिजीज के क्या सिम्टम्स होते हैं, हमने इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस किया था। मैं आज के इस लेक्चर को अगेन उन सभी पॉइंट्स को समराइज करके जो है शॉर्टकट फॉर्म में प्रोवाइड करने वाला हूं। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है डिसऑर्डर का, जो डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब पाचन तंत्र से संबंधित जो भी डिजीज होते हैं, उसके बाद हम वो डिस्कस करेंगे। लेकिन उसे स्टार्ट करने से पहले मैं अगेन विटामिन को वन मोर टाइम डिस्कस करने वाला हूं। देखिए यहां पे विटामिन ए के बारे में आपने कल भी स्टडी कर लिया था, मैं रिवाइज करवा दूं एक बार। विटामिन ए का केमिकल नेम क्या होता है? रेटिनॉल होता है। और डेफिशिएंसी डिसऑर्डर क्या है? मैंने कहा यहाँ पे ये है ज़ीरोफ्थेल्मिया, या फिर इसे कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। क्या कहते हैं इसे? नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, या फिर इसे ही कहते हैं ज़ीरोफ्थेल्मिया, और इसे ही किरेटोमेलेसिया भी हमने कहा था। ठीक है, अब देखिए हमने उसके बाद विटामिन की बात की, वो था विटामिन डी। विटामिन डी का केमिकल नेम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल होता है। और यहाँ पे इससे रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया डिजीज होता है। और ये जो रिकेट्स है वो जनरली कहाँ पे देखने को मिलेगा? मैंने कहा ये चिल्ड्रेन में देखने को मिलता है, जबकि ऑस्टियोमलेशिया जो है वो एडल्ट में देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको विटामिन ई के बारे में बताया था, और विटामिन ई का केमिकल नेम क्या बताया था मैंने आपको? मैंने कहा था इसका केमिकल नेम होता है टोकोफेरॉल। और टोकोफेरॉल जो है, इससे जो डिजीज हमें देखने को मिला था वो कौन कौन से हैं? मैंने कहा इससे होने वाले डिजीज में मस्कुलर डिस्ट्रॉफी पॉसिबल है, साथ साथ जो इरिथ्रोसाइट होते हैं, आरबीसी होते हैं, उनका जो ब्रेकडाउन अगर देखा जाए तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? उस कंडीशन को कहेंगे एनीमिया। उसके बाद मैंने क्या डिस्कस किया था? देखिए इसके बाद मैंने डिस्कस किया था इसी तरह के विटामिन के बारे में, जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स थे उसे हमने डिस्कस किया था। उससे पहले जो है विटामिन के बारे में हमने देखा था। देखिए विटामिन के जो होते हैं, इसे मैंने कहा यहाँ पे रेटिनॉल लिखा हुआ है, लेकिन आप जानते हैं कि रेटिनॉल तो किसका होता है? रेटिनॉल तो विटामिन ए का होता है। तो यहाँ पे जो है ये मिस्टेक है, रेटिनॉल ना हो करके इसका क्या होता है? इसका केमिकल नेम होता है फाइलोक्विनोन। क्या कहते हैं इसे? कहते हैं फाइलोक्विनोन कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे फाइलोक्विनोन जो है किसका हो गया? मैंने कहा यहाँ पे विटामिन के का केमिकल नेम हो गया। इससे होने वाले डिजीज में हमें कौन से सिम्टम्स दिखाई देंगे? कि ये जो यकृत है वो अपने कार्य को अच्छे प्रकार से प्रदर्शित नहीं करते हैं। लीवर मल फंक्शनिंग इसे कहते हैं, कि जब लीवर अपने कार्य को अच्छे से ना करे। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमें ब्लीडिंग डिजीज देखने को मिलते हैं, मतलब यहाँ पे प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग भी इसका क्या है? डेफिशिएंसी डिसऑर्डर होता है विटामिन के से होने वाले डेफिशिएंसी डिजीज में। अब देखिए उसके बाद हमने विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को स्टार्ट किया था, और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में जो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जिस विटामिन के बारे में स्टडी करते हैं वो क्या होता है? मैंने कहा ये होता है विटामिन बी1। विटामिन बी1 जो है इसे क्या कहते हैं? विटामिन बी1 को कहा जाता है थायमीन। क्या कहते हैं? थायमीन कहते हैं। होने वाले डिजीज को क्या कहते हैं? मैंने कहा यहाँ पे बेरी डिजीज के बारे में आपको मेजरली मुख्य रूप से याद करना है। विटामिन बी2 का जो केमिकल नेम होता है ये होता है राइबोफ्लेविन, और इससे जो डिजीज होता है इसे कहते हैं चिलियोसिस डिजीज कहते हैं। मेंटल जो है डिप्रेशन भी होता है, मानसिक व्यधा या फिर मानसिक जो विकार हैं वो भी उत्पन्न हो सकते हैं। और यहाँ पे कुछ टाइप के जो डाइजेस्टिव डिसऑर्डर होते हैं उसके होने की संभावना भी यहाँ पे विटामिन बी2 की कमी से हमें देखने को मिलेगा। इसके बाद विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में ही मैंने नेक्स्ट विटामिन के बारे में आपको बताया था। हमने पढ़ा था किसके बारे में? हमने पढ़ा था यहाँ पे विटामिन बी3 जो है बेसिकली क्या होते हैं? विटामिन बी3 को हमने नियासिन कहा था। लेकिन यहाँ पर भी मैं आपको एक डाउट क्लियर कर दूं कि लोअर बुक जो होते हैं उसमें विटामिन बी3 को नियासिन कहा जाता है। ठीक है, लेकिन ऑथेंटिक बुक में कभी कभी किसी बुक में आपको क्या मिलेगा कि विटामिन जो बी5 भी होता है, क्या होता है? विटामिन बी5 भी होता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में ही। और इस विटामिन को क्या कंसीडर करते हैं? मैंने कहा इसका जो केमिकल नेम होता है वो नियासिन गिवन होता है। तो दोनों ही चीजें सही हैं।
अब देखिए नियासिन की कमी से या फिर जो विटामिन B3 है इसकी कमी से जो डिजीज होता है इसे हमने कहा था पेलेग्रा। यहाँ पे शॉर्टकट फॉर्म में वन मोर टाइम मैं रिवाइज करने वाला हूँ। हमने इन सभी विटामिन के बारे में प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस कर लिया था। अब देखिए विटामिन B12 की बात करते हैं तो विटामिन B12 जो होता है ये क्या होता है, यहाँ पे साइनोकोबाल्मिन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, साइनोकोबाल्मिन कहते हैं। इससे होने वाली डिजीज को क्या कहते हैं, इससे होने वाली डिजीज को पर्निशियस एनीमिया डिजीज कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ लीड करते हैं। यहां से हमारा आज का लेक्चर स्टार्ट हो रहा है, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर नहीं किया था। देखिए यहाँ पे आपको विटामिन B6 और विटामिन B4, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में ही हमने विटामिन B1, B2, B3, B12 के बारे में स्टडी कर लिया। इसी को हम कंटिन्यू करते हैं आज के लेक्चर में। अब हम विटामिन B6 के बारे में स्टडी करने वाले हैं। देखिए पहले हम ये डिस्कस करते हैं इसका केमिकल नेम क्या है। तो आपको दिखाई दे रहा है इसका केमिकल नेम क्या होता है, विटामिन B6 का केमिकल नेम, उसका जो रासायनिक नाम होता है ये होता है पायरिडॉक्सिन। क्या होता है, पायरिडॉक्सिन होता है। अगर यहाँ पे फंक्शन की बात करें तो ये विटामिन भी क्या होते हैं, विटामिन B6 जो होते हैं वो कोएंजाइम के क्या होते हैं, घटक होते हैं। इट इज अ कंपोनेंट ऑफ द कोएंजाइम। ये कोएंजाइम के क्या होते हैं, घटक होते हैं। अब देखिए ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विटामिन B6 का केमिकल नेम हमने कह दिया कि पायरिडॉक्सिन होता है, ये कोएंजाइम के कंपोनेंट होते हैं। साथ साथ आपको अब ये लर्न करना है कि डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, आपको पता है कि डेफिशिएंसी डिसऑर्डर को क्या कहा जाएगा, कि इस पर्टिकुलर विटामिन के कमी से होने वाले कौन कौन से रोग की बात करते हैं, किस तरह के सिम्टम्स की बात करते हैं, इसके बारे में पॉइंट गिवन है। मैंने कहा यहां पर इस विटामिन की कमी से, विटामिन B6 या पायरिडॉक्सिन की कमी से हमें यहां पर भी एनीमिया जैसे जो लक्षण होते हैं दिखाई देते हैं कि ब्लड की जो है यहाँ पे खून की कमी हो जाना, रक्तता की कंडीशन यहां पर भी हमें दिखाई देते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे है कि इम्पेयरमेंट ऑफ द एंटीबॉडी सिंथेसिस, प्रतिरक्षी अणु, एंटीबॉडी को क्या कहा जाता है, इसे कहते हैं प्रतिरक्षी। और यहाँ पे एंटीबॉडी या इम्यूनोग्लोबिन का सिंथेसिस भी क्या होता है, अफेक्ट होता है ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ द पायरिडॉक्सिन या फिर जिसे हम विटामिन B6 कहते हैं। लास्ट विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं तो ये क्या गिवन है, हम ये स्टडी करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है विटामिन B4 के बारे में। देखिए विटामिन B4 यानी कि बायोटीन इसे कहते हैं। केमिकल नेम क्या है, मैंने कहा इसका जो केमिकल नेम होता है आपको देखने को मिल रहा है कि इसका केमिकल नेम क्या है, इसका केमिकल नेम, इसका रासायनिक नाम जो है वो बायोटीन होता है विटामिन B4 का। अब हम सीधे डिस्कस करते हैं इसके फंक्शन क्या क्या हमें देखने को मिलते हैं। मैंने कहा यहाँ पे प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑफ सम एंजाइम इन द एनर्जी लिबरेशन, कार्बोक्सिलेशन, ट्रांसएमिनेशन एंड प्रोटीन एंड फैट सिंथेसिस। इसका देखो किस किस पर्टिकुलर कार्य में इसका जो है योगदान होता है, इसका इन्वॉल्वमेंट होता है, हम ये स्टडी करने वाले हैं। मैंने कहा ये क्या होते हैं कि प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑफ सम एंजाइम इन एनर्जी लिबरेशन, यहाँ पे कुछ एक एंजाइम जो होते हैं उसका जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मैंने कहा ये ऊर्जा को मुक्त करने के लिए, कार्बोक्सिलेशन के प्रोसेस के लिए और ट्रांस एमिनेशन के प्रोसेस के साथ साथ यहाँ पे ये प्रोटीन सिंथेसिस और फैट सिंथेसिस, प्रोटीन का संश्लेषण और वसा का संश्लेषण भी करते हैं। तो इन सभी जैविक कार्यों को करने वाले कौन से यहाँ पे विटामिन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम विटामिन B4 की बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे इससे होने वाले जो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर होता है उसकी बात करते हैं। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है किसकी कमी से क्या हो रहा है, मैंने कहा यहाँ पर डर्मेटाइटिस। ठीक है, डर्मेटाइटिस का मीनिंग क्या है, ये एक ऐसे प्रकार का डिजीज होता है जिसमें हमें स्किन से संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स की बात करते हैं या त्वचा पे जो है फफोले का हो जाना, ब्लिस्टर्स जो हैं वो बन जाते हैं, तो इस तरह के डिजीज को हम क्या कहते हैं, डर्मेटाइटिस कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे डर्मेटाइटिस के अलावा मस्कुलर पेन, जो पेशीय संकुचन और शीतलन में भी क्या होती है, तकलीफ होती है, पेन है या फिर इन्फ्लामेशन के शिकायत हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पे और क्या क्या होता है इसकी कमी से, मैंने कहा यहाँ पे राइज इन ब्लड कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल होता है वो क्या हो जाएगा, इसकी कमी से इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और साथ साथ
साथ आपको ये देखने को मिला, क्योंकि यहाँ पे डर्मेटाइटिस डिजीज हो रहा है तो स्पेशली जो है कौन सा पार्ट जो है बॉडी का अफेक्टेड होगा, प्रभावित होगा, तो मैंने कहा स्किन होगा। और यहाँ पे स्किन वाला पार्ट क्या होता है, स्केली टाइप का हो जाता है, सल्की नुमा यहाँ पे त्वचा हमें देखने को मिलेगा। और साथ साथ हम ये कहेंगे कि क्या आती है, मैंने कहा यहाँ पे वीकनेस भी सिम्टम्स हैं। विटामिन B4 जिसे हम बायोटीन कहते हैं उससे होने वाले कमी के लिए हमने यहाँ पे अलग अलग प्रकार के विटामिन के बारे में स्टडी किया। वन मोर टाइप ऑफ विटामिन जिसे मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, जो कि यहाँ पे टेबल्स में गिवन नहीं है, हम इसे नोट पॉइंट में लेते हैं। देखिए यहाँ पे विटामिन A, D, E, K और इसके साथ साथ विटामिन B कॉम्प्लेक्स के बारे में भी स्टडी किया। और अब हम स्टडी करने वाले हैं विटामिन C के बारे में। किसके बारे में? विटामिन सी के बारे में। देखिए ये जो विटामिन सी है इससे होने वाले डिजीज को क्या कहते हैं, मैंने कहा यहाँ पे सिंपल सा बेसिक सा पॉइंट है, इससे होने वाले डिजीज को कहते हैं स्कर्वी। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं स्कर्वी रोग। ठीक है, तो स्कर्वी डिजीज किससे देखने को मिलेगा? यहाँ पे स्कर्वी या फिर स्कर्वी में ही बेसिकली यहाँ पे इसका सिम्टम क्या होता है, इसके जो है लक्षण क्या होते हैं, तो मैंने कहा स्कर्वी डिजीज में जो लक्षण होता है ये क्या है, ब्लीडिंग गम्स का दिखाई देना। ठीक है, मैंने कहा क्या है इसका सिम्टम, मैंने कहा ब्लीडिंग गम्स है। लेकिन यहाँ पे अगर हम विटामिन सी के लिए क्या देखें, अगर हम विटामिन सी के लिए इसका केमिकल नेम देखें कि विटामिन सी का केमिकल नेम क्या होता है, इसका केमिकल नेम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या होता है? मैंने कहा इसका केमिकल नेम होता है एस्कॉर्बिक एसिड होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। ठीक है, जो भी सिट्रस प्लांट होते हैं वो विटामिन सी का एक महत्वपूर्ण सोर्स होते हैं, इंपोर्टेंट स्रोत होते हैं। ठीक है, अब देखिए हमने इन सभी पॉइंट को डिस्कस करने के साथ विटामिन का पॉइंट जो है वो क्या कर लिया है, कवर कर लिया है। अब सीधे लीड करते हैं इसी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का लास्ट टॉपिक। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं कि ये न्यूट्रिशन मतलब पोषण से संबंधित जो भी प्रकार के डिजीज होते हैं, डिसऑर्डर होते हैं, इसके बारे में हम देखने वाले हैं। देखिए मैंने कहा यहाँ पे डिसऑर्डर रिलेटेड टू द डाइजेशन एंड द न्यूट्रिशन, पाचन और पोषण से संबंधित जो भी प्रकार के रोग होते हैं, डिसऑर्डर होते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पे वन बाय वन डिस्कस करते हैं। देखिए इसमें जो वेरी फर्स्ट डिजीज है आपको यहाँ पे दिया हुआ है वो क्या है, मैंने कहा ये है PCM। इसका शॉर्ट फॉर्म हमने क्या डिस्कस किया है, PCM है। और इस PCM डिजीज जो कि यहाँ पे न्यूट्रिशन और डाइजेशन के पर्टिकुलर संबंधित होता है, उससे संबंधित डिसऑर्डर होता है, यहाँ पे बोला है PCM। PCM का मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है प्रोटीन कैलोरी मल न्यूट्रिशन। क्या होता है इसका मीनिंग, मैंने कहा ये होता है प्रोटीन कैलोरी मल न्यूट्रिशन होता है, यहाँ पे इसका फुल फॉर्म है। तो कहने का मतलब ये कुछ ऐसा प्रकार का डिजीज है जिसमें किसकी कमी हो जाएगी, मैंने कहा इसमें प्रोटीन जो है इसकी क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो आप जानते हैं हमारे एक बैलेंस डाइट में या फिर संतुलित आहार में प्रोटीन भी क्या होता है, पोषक तत्वों में से एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व होता है, न्यूट्रिएंट्स होता है। और आती है प्रोटीन की, तो कौन कौन से डिजीज होते हैं आपने जो है लोअर क्लासेस में भी इसके बारे में स्टडी किया होगा। आपने प्रोटीन की कमी से होने वाले दो प्रकार के डिजीज के बारे में स्टडी किया होगा, उसमें से आपने एक पढ़ा होगा क्वासियोरकर और एक पढ़ा होगा मेरास्मस। ठीक है, तो ये लोअर क्लासेस के बुक में भी मेंशन होता है कि प्रोटीन की कमी से होने वाले डिजीज भी एक्चुअली में ये भी क्या है, मैंने कहा ये न्यूट्रिशन या फिर पोषण से संबंधित रोग ही होते हैं। तो मैंने कहा ये क्वासियोरकर जो है वो प्रोटीन की कमी से होने वाले डिजीज होते हैं। और देखिए अब हम ये देखते हैं कि क्वासियोरकर जो डिजीज होता है इसमें किस तरह के सिम्टम्स हमें दिखाई देंगे। देखिए यहाँ पे इस क्वासियोरकर में जिन जिन प्रकार के सिम्टम्स और लक्षण हमें दिखाई देते हैं उन सभी सिम्टम्स को वन बाय वन क्या करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है इट इज अ डिजीज ऑफ चिल्ड्रेन, ये जो है बच्चों में होने वाला क्या है, रोग है। और बेसिकली कितने ईयर्स के बच्चों में ये डिजीज होता है, मैंने कहा यहाँ पे 1 से 3 साल 1 to 3 ईयर जो होते हैं उस पर्टिकुलर एज के रेंज में यहाँ पे बच्चों में क्या होता है, जो डिजीज होता है उसे हम क्वासियोरकर कहते हैं। और ये डिजीज किसकी कमी से होता है, किसके, इसका रीजन क्या है, इसका कारण क्या है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है caused by prolonged protein deficiency। लंबे समय तक अगर
प्रोटीन की कमी हो जाए बच्चों के बॉडी में, जो कि यहाँ पे 1 से 3 साल की उम्र में होते हैं, तो वहाँ पे जो डिजीज होता है उसे क्या कहते हैं, क्वासिओरकर कहते हैं। तो प्रोटीन की कमी से होने वाले डिजीज के बारे में हमने डिस्कस किया। अब देखिए क्वासिओरकर में हमें और कौन कौन से सिम्टम्स और पॉइंट्स को हमें डिस्कस करना है। मैंने कहा इट इज कॉज्ड बाय स्टारवेशन। स्टारवेशन को हम हिंदी में कहते हैं भुखमरी। जो भुखमरी की कंडीशन होती है, तो यहाँ पे वो स्टारवेशन भी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मैंने कहा इससे भी क्वासिओरकर डिजीज हो सकता है। साथ साथ यहाँ पे अब्सेंस ऑफ द सप्लीमेंट फूड एंड डेफिशिएंसी ऑफ द प्रोटीन इन लैक्टिंग मदर। जो लैक्टिंग मदर होती हैं, बेसिकली जो अपने शिशु को स्तनपान करवाती हैं, तो लैक्टिंग मदर जो है उसमें भी अगर प्रोटीन की क्या हो जाए, मैंने कहा प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाए, तो उनके जो है चिल्ड्रंस में जो बेसिकली कौन से डिजीज होने के चांसेस और पॉसिबिलिटी होती है, संभावना होती है, मैंने कहा उनमें भी क्वासिओरकर डिजीज देखा जाता है। इसके अलावा हम और सिम्टम्स की बात करें तो यहाँ पे क्या है, मैंने कहा रिटार्डेड फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ। यहाँ पे शारीरिक और जो मानसिक विकास है वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, प्रिवेंट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अंडरवेट, सामान्यतः ये देखा जाता है कि इस प्रकार के बच्चों में जो वेट है, उसका जो वजन है वो क्या होता है, बहुत कम होता है, अंडरवेट की कंडीशन में होते हैं। साथ साथ यहाँ पे एबनॉर्मल हेयर्स भी होते हैं। क्या होते हैं, एबनॉर्मल प्रकार के हेयर्स होते हैं। और यहाँ पे है ऑडिमा ऑन द फेसेस एंड द फूड्स। ऑडिमा क्या है कि अगर पर्टिकुलर किसी भी पार्ट ऑफ कोई भी हमारे बॉडी का कोई पार्ट है और वहाँ का जो भी टिश्यू है या फिर सेल्स जो हैं, कोशिकाओं का जो समूह है जिसे हम टिश्यू कह सकते हैं, तो वहाँ पर अगर वाटर जैसे फ्लूइड का क्या हो जाए, जमा हो जाए या जमाव हो जाए, एक्यूमुलेशन हो जाता है, तो उसको हम ऑडिमा कहते हैं। और ये जो ऑडिमा है वो फेस पर भी हो सकता है और फुट्स पे भी, पैरों में भी हो सकता है। और ये सारे जो डिजीज हैं, इस पर्टिकुलर ये सारे जो सिम्टम्स हैं वो किस डिजीज से बिलोंग करते हैं, मैंने कहा ये क्वासिओरकर से बिलोंग करते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे नेक्स्ट सिम्टम क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोट्रूडेड बेली। मतलब यहाँ पे इनका जो बेली है, पेट जो है वो एबनॉर्मली, असामान्य रूप से क्या हो जाते हैं, स्वेलिंग को शो करते हैं, फूल जाते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, नियमित रूप से रिपीटेड डायरिया होता है। अतिसार प्रकार का डिजीज जो है इनके सिम्टम्स में आते हैं। हमने यहाँ पे जो है PCM के बारे में देखा, प्रोटीन कैलोरी मल न्यूट्रिशन, और प्रोटीन कैलोरी मल न्यूट्रिशन की कैटेगरी में हमने प्रोटीन डेफिशिएंसी से होने वाले डिजीज जिसे क्वासिओरकर कहते हैं उसके बारे में हमने क्या किया, स्टडी किया। देखिए इसके बाद हमें कौन से पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करने होते हैं, हम ये डिस्कस करें। मैंने कहा यहाँ पे अब मेरास्मस डिजीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मैंने अभी ही आपको बताया कि ये जो मेरास्मस डिजीज है वो भी प्रोटीन की कमी से ही होते हैं। और ये इस प्रकार के डिजीज के सिम्टम्स क्या होते हैं, मैंने कहा इट इज अ डिजीज ऑफ अप टू 1 year old चिल्ड्रेन। मैंने कहा 1 साल के जो बच्चे होते हैं, 1 साल या फिर उससे कम, 1 साल से भी कम उम्र के जो बच्चे होते हैं, उन बच्चों में ये डिजीज जो है वो प्रोटीन की कमी से देखा जाता है। ठीक है, तो मैंने कहा ये मेरास्मस डिजीज है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट सिम्टम को हम यहाँ पे डिस्कस करें तो यहाँ लिखा हुआ है इट इज कॉज्ड बाय प्रोलॉन्ग्ड डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन एंड कैलोरीज। जैसे टोटल फूड कहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं किसी भी फूड में कैलोरी प्रेजेंट है और प्रोटीन प्रेजेंट है, तो उस फूड को क्या कहेंगे, उस फूड को कहते हैं पूर्ण आहार। ठीक है, पूर्ण प्रकार का एक कंप्लीट फूड कहते हैं या टोटल फूड कहते हैं। और इसी में मैंने कहा यहाँ पे इट इज कॉज्ड बाय प्रोलॉन्ग डेफिशिएंसी। अगर लंबे समय तक 1 साल से कम उम्र के बच्चे जो होते हैं उनमें प्रोटीन की लंबे समय तक कमी देखा जाए तो उससे मेरास्मस डिजीज होने के चांसेस हैं। इसके बाद लिखा हुआ है कि इट इज कॉज्ड बाय स्टारवेशन। ये भी क्या होता है, भुखमरी से होने वाले या भुखमरी के स्थिति में दिखाई देने वाला क्या होता है, एक प्रकार का डिसीज होता है। यहाँ पे देखिए यहाँ लिखा हुआ है नेक्स्ट पर्टिकुलर लाइन की अर्ली रिप्लेसमेंट ऑफ द ब्रेस्ट फीडिंग ETC सिम्टम्स। यहाँ पे देखिए सीधे हम बात करते हैं कौन कौन से लक्षण हैं, इसके बारे में हम 1 by 1 डिस्कस करने वाले हैं। रिटार्ड फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ, यहाँ पे देखिए ये भी पॉइंट यहाँ पे आ गया है कि शारीरिक और मानसिक जो वृद्धि है वो यहाँ पे क्या हो जाते हैं, रुक जाते हैं, यहाँ पे प्रिवेंट हो जाते हैं। साथ साथ यहाँ पे एट्रोफी ऑफ द मसल्स यानी पेशियों से संबंधित जो क्रियाएं हैं
वो भी अफेक्टेड होती है, प्रभावित होती है। और अंडर वेट की कंडीशन हमें यहाँ पे भी देखा जाएगा। मतलब ये क्या है कि जो भी नॉर्मल वेट होना चाहिए बच्चों के लिए, जो कि यहाँ पे 1 ईयर से बिलोंग करते हो, तो वहाँ पे उनका वेट क्या होता है, नॉर्मल वेट से बहुत ज़्यादा कम होता है, अंडर वेट में आते हैं। यहाँ पे और क्या क्या सिम्टम्स हैं, मैंने कहा यहाँ पे सिम्टम है रिपीटेड डायरिया। यहाँ पे भी नियमित रूप से क्या होते हैं, अतिसार जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हेयर्स होते हैं वो क्या होते हैं, बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। हमने इससे पहले जो डिजीज था क्वासिओरकर, उसमें कहा था एबनॉर्मल हेयर के बारे में। देखिए यहाँ पे हमने जब क्वासिओरकर डिजीज के बारे में स्टडी किया था, वहाँ कहा था मैंने कि फुट और इसके साथ साथ फेस पे, चेहरे पे और पैर पे क्या होते हैं, कुछ एक ऑडिमा जैसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं। और यहाँ पे इन केस ऑफ मेरास्मस यहाँ पे किसी भी प्रकार का ऑडिमा जैसे लक्षण नहीं दिखाई देते हैं। साथ साथ अगर रिब्स की बात करें तो ये क्या हो जाते हैं, मैंने कहा रिब्स यहाँ पे वीक हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। इतने सारे फंक्शंस हमने इस मेरास्मस डिजीज में क्या किया है, डिस्कस किया है, जो कि प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होने वाला डिजीज था। इसी ही टॉपिक को और आगे हम कंटिन्यू करते हैं। अब हम स्टडी करने वाले हैं कुछ एक डिजीज, अगेन ये डाइजेशन और जो है न्यूट्रिशन से संबंधित डिजीज ही है। और मैंने कहा ये सारे डिजीज के बारे में तो एनसीईआरटी में भी अलग अलग पॉइंट्स गिवन हैं, और उसी डिजीज में से हम यहाँ पे प्राइमरी डिजीज, प्रथम प्रकार के रोग के बारे में स्टडी करने वाले हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे आप देख रहे हैं, ये डिजीज है जॉन्डिस। इसे हिंदी में क्या कहते हैं, इसे पीलिया कहा जाता है। और जॉन्डिस डिजीज कैसे होता है, इसके कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं, वन बाय वन स्टडी करते हैं। देखिए ये जो जॉन्डिस डिजीज है, पीलिया जो डिजीज है, ये कैसे होगा, मैंने कहा जॉन्डिस इज कॉज्ड बाय द वायरल इन्फेक्शन। ये किससे होता है, मैंने कहा ये वायरस इन्फेक्शन, मतलब यहाँ पे वायरस या विषाणुओं के संक्रमण से होने वाला डिजीज जो होता है उसे हम जॉन्डिस कहते हैं। तो ये जॉन्डिस किसकी वजह से होता है, मैंने कहा इट इज अ वायरल इन्फेक्शन डिजीज। इसके बाद क्या है, मैंने कहा हेपेटाइटिस एंड ब्लॉकेज ऑफ द कॉमन बाइल डक्ट। यहाँ पे जो भी सिम्टम्स हमें इस जॉन्डिस में देखने को मिलता है, आपने देखा कि ये जो कॉमन बाइल डक्ट होता है, इसके बारे में हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में अच्छे से स्टडी कर चुके हैं। कॉमन बाइल डक्ट क्या करता है, कॉमन बाइल डक्ट बाइल को कंडक्ट करता है, और इस केस में जॉन्डिस के केस में ये क्या हो जाएगा, ये ब्लॉकेज शो करता है। कॉमन बाइल डक्ट क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाएगा। तो यहाँ पे बाइल क्या नहीं होंगे, मैंने कहा सीक्रेट नहीं होंगे, उनका कंडक्शन नहीं होगा, ठीक है। और ये सब सारे जो रीजंस हैं वो जॉन्डिस की तरफ क्या करते हैं, इंडिकेशन करते हैं, इंडिकेट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे और कौन कौन से हमें सिम्टम्स दिखाई देते हैं उसके बारे में डिस्कस कर लें। मैंने कहा यहाँ पर ही लीवर की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए लीवर डिस्ट्रॉय इमैच्योर आरबीसी, देयरफॉर द लेवल ऑफ द बाइल पिगमेंट बिलीरुबिन एंड द बिलीवर्डिन आर द इंक्रीज। यहाँ पर क्या होता है, जॉन्डिस में जो पित्त वर्णक होते हैं, जो बाइल में पाए जाने वाले पिगमेंट्स होते हैं, आप जानते हैं दो प्रकार के पिगमेंट, दो प्रकार के वर्णक जो हैं बाइल में, पित्त में पाए जाते हैं। ये कौन कौन से होते हैं, मैंने कहा ये होते हैं बिलीरुबिन और क्या होता है, बिलीवर्डिन। तो ये जो दो प्रकार के वर्णक हैं जो कि यहाँ पे पित्त में या बाइल में प्रेजेंट होता है, जिसे हम बाइल पिगमेंट कहते हैं, उनकी मात्रा क्या होती है, मैंने कहा यहाँ पे इंक्रीज हो जाती है। और जैसे ही इनकी मात्रा यहाँ पे इंक्रीज हो जाए तो हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि यहाँ इसकी मात्रा ज्यादा होने से जो डिजीज होगा इसे हम बेसिकली जॉन्डिस कहेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पर्टिकुलर लाइन क्या है, ये कहते हैं कि बाइल पिगमेंट कैन नॉट बी एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी। मैंने आपको ये बोला कि ये जो बाइल पिगमेंट है इसका अमाउंट ज्यादा हो गया, क्यों, क्योंकि ब्लॉकेज ऑफ कॉमन बाइल डक्ट देखा गया था। अब यहाँ पे और क्या कह रहे हैं कि अब इस पित्त वर्णक जो कि यहाँ पे हायर अमाउंट में जमा हो गए हैं, इसको शरीर से बाहर भी एलिमिनेट नहीं किया जा सकता, निष्कर्षित नहीं किया जा सकता। मैंने कहा ये इट कैन नॉट बी एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी बिकॉज बाइल डक्ट और कॉमन बाइल डक्ट इज ब्लॉक्ड। क्योंकि यहाँ पे क्या है, कॉमन बाइल डक्ट क्या होते हैं, ब्लॉक होते हैं, तो बाइल का कंडक्शन कहां से होगा, और बाइल में ही क्या है, बाइल में ही बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन जैसे बाइल पिगमेंट होता है। और जैसे ही ब्लॉक हो जाएगा कॉमन बाइल डक्ट तो यहाँ पे कंडक्शन नहीं देखने को मिलेगा। देखिए लास्ट पॉइंट यहाँ पे क्या गिवन है कि बाइल पिगमेंट आर द डिस्ट्रीब्यूटेड इन द स्किन, नेल्स एंड द कॉर्निया ऑफ द आईज एंड एज वेल एज गेट डिपोजिटेड इन दिस पार्ट। मैंने कहा ये जो बाइल पिगमेंट होते हैं, पित्त वर्णक होते
होते हैं ये कहाँ पे जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, वितरित हो जाते हैं या फैल जाते हैं। अगर यहाँ पे स्किन की बात करें, त्वचा की बात करें, या फिर हम नेल्स की बात करें, नाखून की बात करें, या फिर आई में भी कौन सा पार्ट, मैंने कहा आई में भी हमने यहाँ पे कॉर्निया वाले पार्ट की बात की है। तो यहाँ पे त्वचा, नाखून या फिर कॉर्निया की बात करें तो ये पार्ट जो होते हैं इस पे क्या हो जाता है, मैंने कहा इस पार्ट पे जो है पित्त वर्णक का जमा हो जाता है, एक्यूमुलेशन हो जाएगा। और इसीलिए ये सारे पार्ट हमें कैसे दिखाई देंगे, मैंने कहा पीले कलर के, येलोविश रंग के दिखाई देते हैं, येलोविश इनका कलर हो जाता है, नेल्स का भी, स्किन का भी, और आई में जो कॉर्निया वाला पार्ट है उसका भी। इसीलिए यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, मैंने अभी कहा कि कौन सा कलर हो जाएगा, does these part become yellow colored। इसीलिए यहाँ पर चूंकि बाइल पिगमेंट का जमाव हो गया है इन सभी पार्ट्स के ऊपर, इसीलिए सभी भाग किस कलर के हो जाएंगे, येलो कलर के हो जाएंगे। एक और बार हम इस जॉन्डिस के बारे में सारे पॉइंट्स को डिस्कस कर लें। मैंने आपको क्या कहा, मैंने आपको कहा जॉन्डिस जो है वो बेसिकली किस किस रीजन से होते हैं, मैंने कहा ये वायरल इन्फेक्शन से होते हैं, विषाणुओं के संक्रमण से होते हैं। यहाँ पे हिपेटाइटिस जैसे लक्षण दिखाई देते हैं और साथ साथ यहाँ पे ब्लॉकेज ऑफ कॉमन बाइल डक्ट देखा जाएगा। कॉमन बाइल डक्ट यहाँ पे ब्लॉक हो गया तो यहाँ पे क्या होने वाला है कि जो बाइल पिगमेंट है, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, उसकी मात्रा ज्यादा हो जाएगी और ये बॉडी से बाहर एलिमिनेशन भी नहीं होते हैं इनका, इसका एलिमिनेशन नहीं होता है, एलिमिनेट नहीं होते, निष्कर्षित नहीं होते हैं। और क्यों, क्योंकि एक ही रीजन है, क्योंकि कॉमन बाइल डक्ट क्या हो गया है, यहाँ पे ब्लॉक हो गया है, ठीक है। और यहाँ पे जो बाइल पिगमेंट होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूट होते हैं कहाँ कहाँ, मैंने कहा ये स्किन वाले पार्ट पे, नेल्स वाले पार्ट पे, कॉर्निया के साथ साथ मैंने कहा इन सभी पार्ट पे अगर बाइल पिगमेंट जमा हो जाते हैं तो ये पीले कलर के हो जाते हैं। और ये सारे सिम्टम्स जो हैं वो किस डिजीज के होते हैं, मैंने कहा यहाँ पे जॉन्डिस के होते हैं। इसके साथ हम यहाँ पे नेक्स्ट पर्टिकुलर डिजीज के बारे में स्टडी करने वाले हैं। ये क्या है, मैंने कहा ये है कॉन्स्टिपेशन। देखिए यहाँ पे अगर कॉन्स्टिपेशन की बात करते हैं तो आपको पता है इसे हिंदी में क्या कहते हैं, इसे ही कहते हैं कब्ज। क्या कहते हैं इसे कब्ज कहते हैं। कॉन्स्टिपेशन की बात करते हैं, यहाँ देखिए इन कॉन्स्टिपेशन द फीसेज क्या है, इसे हम हिंदी में कहते हैं मल पदार्थ। क्या कहते हैं इसे हम कहते हैं मल पदार्थ। द फीसेज आर रिटेन विद इन द रेक्टम। आपको पता है कि जो भी अपचित या अनअवशोषित भोजन है, अनडाइजेस्टेड फूड होता है, वो कहाँ पे स्टोर हो जाता है, कहाँ पे जमा हो जाता है, अपने लार्ज इंटेस्टाइन के जो लास्ट पार्ट की बात करते हैं, बड़ी आंत के जो अंतिम भाग की बात करते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं रेक्टम। अब रेक्टम में ही वो अनडाइजेस्टेड फूड जो है, अपचित भोजन आकर जमा हो जाते हैं और हमने इसे क्या कह दिया कि मल का क्या हो जाता है, फीसेज जो हैं वो स्टोर हो जाते हैं कहाँ पे, मैंने कहा रेक्टम वाले पार्ट में क्या हो जाएंगे, स्टोर हो जाएंगे। और उससे क्या हो जाएगा, मैंने कहा इससे अगर स्टोरेज ऑफ फीसेज मल पदार्थों का जमाव हो जाता है मलाशय में, तो मैंने कहा यहाँ पे जो डिजीज दिखाई देगा या फिर डिजीज के सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं उसे क्या कहते हैं, कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे अब हम नेक्स्ट पर्टिकुलर डिजीज की बात करते हैं जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम से ही संबंधित है। मैंने कहा ये है वॉमिटिंग। क्या है, मैंने कहा वॉमिटिंग की बात करते हैं। वॉमिटिंग में क्या है, ये सिंपल से पॉइंट्स हैं, थ्योरी के पॉइंट्स हैं, हमें डिस्कस करना है। एनसीईआरटी में भी ये सारे पॉइंट्स गिवन हैं। मैंने कहा इट इज द इंजेक्शन, मैंने कहा क्या है ये, इट इज द इजेक्शन ऑफ द स्टमक कंटेंट थ्रू द माउथ। ये क्या है, एक ऐसी प्रक्रिया है या फिर जिसके द्वारा क्या होता है कि स्टमक में जो भी कंटेंट होता है, ठीक है, स्टमक में जो भी पर्टिकुलर कंटेंट है या पदार्थ है उसका माउथ से जो है क्या हो जाना, इजेक्ट हो जाना, बाहर निकल जाना। उसका क्या है, मैंने कहा उसका आउट हो जाना, उसका बाहर आ जाना ही क्या कहलाएगा, वॉमिटिंग कहलाएगा। आपको पता है सिंपल सा है कि जब हम वॉमिट करते हैं, उल्टी करते हैं तो उससे क्या होता है, तो आप ये जानते हैं कि स्टमक का जो भी कंटेंट होता है वो माउथ के थ्रू क्या हो जाएगा, बाहर इजेक्ट हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ पे है कि दिस रिफ्लेक्स एक्शन इज कंट्रोल बाय वॉमिट सेंटर दैट इज मेडुला ऑब्लोंगेटा। आप मेडुला वाले पार्ट के बारे में जानते हैं, ब्रेन से ही संबंधित पार्ट होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो इस प्रकार का जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है, प्रतिवर्ती जो क्रिया है, वो उस पे नियंत्रण रखने का काम कौन करता है, मैंने कहा इस पे नियंत्रण रखने का काम जो है मेडुला में होता है, जिसे हम मेडुला ऑब्लोंगेटा कहते हैं। अब सीधे हम नेक्स्ट डिजीज की तरफ लीड करते हैं और ये क्या है, देखिए यहाँ पे 2 मोर डिजीज जो हैं बचे हुए हैं, जिसे हमें क्या करना है,
स्टडी करना है। देखिए यहाँ पे जो फोर्थ डिजीज है डाइजेस्टिव सिस्टम के डिसऑर्डर में, वो आप देख रहे हैं ये क्या है, ये है डायरिया। ये क्या है, डायरिया डिजीज के बारे में देखते हैं कि डायरिया, इसी को हिंदी में क्या कहते हैं, इसे ही हिंदी में कहते हैं अतिसार डिजीज। क्या कहते हैं इसे अतिसार रोग भी कहते हैं। अब ये जो अतिसार डिजीज है जिसे हम डायरिया कहते हैं स्टूडेंट, बेसिकली इसके कौन कौन से सिम्टम्स हैं हम ये स्टडी कर लेते हैं। द एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ द बाउल मूवमेंट एंड द इंक्रीज द लिक्विडिटी ऑफ द फीसल डिस्चार्ज is known as the diarrhea. It reduce the absorption of the food. देखिए मैंने कहा कि ये जो रेगुलर बेसिस पे डायरिया के सिम्टम्स अगर दिखाई देते हैं तो इसमें क्या होता है कि जो भी मल पदार्थ है वो लिक्विड फॉर्म में उनका जो डिस्चार्ज होना होता है वो बिल्कुल रेगुलर बेसिस पे कंटिन्यू रहता है। और ऐसा होने से क्या होगा, मैंने कहा रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या, मैंने कहा यहाँ पे भोजन का जो अवशोषण होता है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। और ये होता क्या है, मैंने कहा यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे लिक्विडिटी होती है किसकी, मैंने कहा फीसल मल पदार्थों की डिस्चार्ज होने की, जो उसकी द्रव जैसे कुछ पदार्थ जो होते हैं, लिक्विड लाइक जो सब्सटेंस होते हैं, उसका जो है रेट क्या हो जाना, बढ़ जाना। ठीक है, यहाँ पे ये जो फीसल कंडीशन या फिर ये जो मल पदार्थ होते हैं वो ठोसावस्था से लिक्विड कंडीशन में आते हैं और उसका जो है रेगुलर बेसिस पे डिस्चार्ज देखा जाता है, एलिमिनेशन देखा जाता है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि डायरिया डिजीज से क्या रिड्यूस हो रहा है, क्या किस में कमी आ रही है, मैंने कहा यहाँ पे एब्सॉर्प्शन में क्या आ रही है, कमी आ रही है। अब देखिए लास्ट यहाँ पे डिजीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इट इज़ अबाउट इनडाइजेशन। यहाँ पे इनडाइजेशन क्या होता है, इनडाइजेशन मतलब आप जानते हैं अगर जो भी फूड है उसका डाइजेशन पार्शियली होता है, मतलब आंशिक रूप से होता है, जिसे हम अपचित भोजन कहते हैं, अनडाइजेस्टेड फूड कहते हैं, तो उससे बहुत सारे सिम्टम्स हमें दिखाई देंगे और इसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। मैंने कहा इन दिस कंडीशन, इस कंडीशन में क्या होगा, द फूड इज नॉट प्रॉपरली डाइजेस्टेड लीडिंग टू द फीलिंग ऑफ फुलनेस। ठीक है, हमेशा जो है क्या होता है, मैंने कहा भरा भरा सा महसूस होता है स्टमक, और कुछ भी नई चीज खाने की हमें क्या नहीं होती, डिजाइन नहीं होती, इच्छा नहीं होती, और यहाँ पर जो फूड है उसका डाइजेशन क्या नहीं होगा, प्रॉपरली नहीं होगा, और फुलनेस जैसा जो है हमें बेसिकली हमेशा जो है फील होता है। उसके बाद क्या पॉइंट गिवन है कि दिस कॉजेज द इनडाइजेशन, द कॉज ऑफ इनडाइजेशन आर इनडिक्वेट एंजाइम सिक्रीशन, एंजाइटी, फूड पॉइजनिंग, ओवर ईटिंग एंड एज वेल एज द स्पाइसी फूड। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि इनडाइजेशन के क्या क्या कॉज हो सकते हैं, कि क्या क्या ऐसे रीजन हैं जो अपच के लिए जिम्मेदार होते हैं। आपको पता है कि क्या, मैंने कहा यहाँ पे जो भी एंजाइम्स हैं उसका जो है नॉर्मल एंजाइम का जो सिक्रेशन होता है, अगर वो अफेक्ट होता है, प्रभावित होता है तो हो सकता है। इसके साथ साथ अगर हमें किसी तरह की क्या है, चिंता है, एंजाइटी है, तो उससे भी पॉसिबिलिटी है इनडाइजेशन की। फूड पॉइजनिंग, अगर यहाँ पे फूड जो है पॉइजनिंग की बात करते हैं, मिलावट या मिक्सर वाले फूड को हम लेते हैं तो उससे भी पॉसिबल है। ज़्यादा खाने से भी पॉसिबल होता है, एज वेल एज जो यहाँ पे स्पाइसी फूड लेते हैं हम, यहाँ पे फूड में क्या लें, मैंने कहा मसालेदार पदार्थ का सेवन करते हैं, भोजन का सेवन करते हैं, तो भी इनडाइजेशन की शिकायत हमें देखने को मिलती है। ठीक है, इसी इनडाइजेशन के साथ हमने ऑल टाइप्स ऑफ डिजीज विच आर रिलेटेड विद द डाइजेस्टिव सिस्टम उसके बारे में स्टडी किया। अब हम सीधे लीड करते हैं कि इसी टॉपिक के साथ आप जानते हैं यहाँ पे डिसऑर्डर के बारे में हमने स्टडी कर लिया है, और इसी पाचन तंत्र से संबंधित जो भी हमने डिजीज पढ़े हैं, इसके सिम्टम्स पढ़े हैं, और साथ साथ कुछ प्रकार के विटामिन के बारे में, विटामिन B6 और B4 के बारे में मैंने आपको बताया, उसके होने वाले डेफिशिएंसी सिम्टम्स के बारे में भी हमने डिस्कस किया। इसी पर्टिकुलर लेक्चर के साथ ये जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है वो क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है। हालांकि हमने क्वेश्चंस की अगर बात करें तो ये पिछले प्रीवियस लेक्चर में भी हमने कुछ एक क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, और आज चूंकि चैप्टर क्या हो गया है, फिनिश हो गया है, तो हम अगेन कुछ एक जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। और इन क्वेश्चंस को मैं मानता हूँ कि अभी तक जो भी मैंने आपको कंटेंट प्रोवाइड कर दिया है उसके बेसिस पे आप इजीली इंटर रिलेट कर पाएंगे, इसको कनेक्ट कर पाएंगे और सही आंसर दे पाएंगे। चलिए क्वेश्चन की ओर देखते हैं।
देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं आपके सामने। जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये क्या है, हम पहले रीड कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा है कि लेमिना प्रोप्रिया, ठीक है, लेमिना प्रोप्रिया इज एसोसिएटेड विथ विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। ये क्या दिया हुआ है कि ये जो लेमिना प्रोप्रिया है वो किस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल से जुड़ा हुआ होता है, संलग्न होता है। मतलब आहार नाल के किस भाग से ये लेमिना प्रोप्रिया जो है वो जुड़े हुए होते हैं, क्वेश्चन ये पूछ रहा है, ठीक है। आपके सामने जो है 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन में ये दिया हुआ है म्यूकोसा, सेकंड ऑप्शन क्या है, सब म्यूकोसा, थर्ड ऑप्शन क्या दिया हुआ है, मस्क्यूलरिस एक्सटर्ना, और लास्ट ऑप्शन क्या है, सिरोसा। आपको जल्द से जल्द ये बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपके अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा करेक्ट लग रहा है, अप्रोप्रिएट लग रहा है। जल्द से जल्द इसका आंसर करें, तब तक मैं जो है इसका एक और बार इसको रिपीट करने वाला हूं। देखिए क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है कि एलिमेंट्री कैनाल जो है उसके टीएस के बारे में मैंने जब आपको बताया था वहां से ये क्वेश्चन इन्वॉल्व है कि ये जो एलिमेंट्री कैनाल है, आहार नाल है, उसके किस पार्ट से ये लेमिना प्रोप्रिया जो है ये क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है, एसोसिएटेड होता है। देखिए सीधे हम आते हैं इन सभी ऑप्शंस के डिस्कशन पे। जब मैंने आपको क्या बताया था, देखिए जब मैंने आपको टीएस ऑफ एलिमेंट्री कैनाल के बारे में बताया था, किसके बारे में, जब मैंने आपको टीएस ऑफ एलिमेंट्री कैनाल के बारे में बताया था, हम ये डिस्कस कर लेते हैं। तो जब हमने यहाँ पे ट्रांसवर्स सेक्शन देखा था, किसका, मैंने कहा यहाँ पे आहार नाल के ट्रांसवर्स सेक्शन में जो एक लेयर था बेसिकली उसे क्या कहते हैं, इस लेयर को कहते हैं म्यूकोसा। क्या कहते हैं इसे, मैंने कहा यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल जो है इसके लेयर में हमने यहाँ पे सबसे जो इनर मोस्ट लेयर है, इनर पार्ट जो था वहां ट्रांसवर्स सेक्शन का, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं म्यूकोसा। और ये जो म्यूकोसा का जो लेयर होता है स्टूडेंट, यहाँ पे इस म्यूकोसा के बारे में आपने ये देखा था कि इस म्यूकोसा में भी कितने लेयर होते हैं, मैंने कहा इसमें भी 3 लेयर होते हैं। किसमें, मैंने कहा यहाँ इसमें भी 3 लेयर्स होते हैं। और इसी लेयर में मैंने जो आपको फर्स्ट लेयर बताया था वो क्या था, मैंने कहा ये फर्स्ट लेयर तो होता है यहाँ पे म्यूकोसल मस्क्यूलरिस। क्या होता है, म्यूकोसल मस्क्यूलरिस होता है। म्यूकोसल मस्क्यूलरिस के साथ साथ यहाँ पे जो सेकेंड लेयर की अगर बात करें ये क्या होता है, मैंने कहा ये होता है म्यूकोसल मस्क्यूलरिस के साथ साथ यहाँ पे सेकेंड लेयर जो है म्यूकोसल लेमिना कहते हैं। क्या कहते हैं इसे म्यूकोसल लेमिना कहते हैं। और इसी म्यूकोसल लेमिना को और क्या कहा जाता है, इसी म्यूकोसल लेमिना को हम कहते हैं लेमिना प्रोप्रिया। क्या कहते हैं इसे ही कहते हैं लेमिना प्रोप्रिया कहते हैं। और यही तो क्वेश्चन है कि यहाँ पे म्यूकोसा वाले लेयर में भी हमने जो है 3 टाइप्स के लेयर के बारे में देखा था, जिसमें हमने म्यूकोसल मस्क्यूलरिस की बात की थी जो कि किससे बने होते हैं, मैंने कहा ये जो है CML से बने होते हैं, सर्कुलर मसल लेयर, जो यहाँ पे वर्तुल प्रकार के पेशी स्तर होते हैं उससे बने होते हैं। और यहाँ पे हमने LML के बारे में भी क्या किया था, डिस्कस किया था, ठीक है, कि ये CML और LML से म्यूकोसल मस्क्यूलरिस क्या होते हैं, बने होते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया कि ये जो इसका सेकेंड लेयर होता है इसे ही क्या कहते हैं, इसे कहते हैं म्यूकोसल लेमिना, या फिर इसे ही क्या कहा जाता है, लेमिना प्रोप्रिया। लेकिन यहाँ पे हम थर्ड लेयर के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। इसका जो थर्ड लेयर है स्टूडेंट, इसे क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है क्या, इसे कहते हैं यहाँ पे म्यूकोसल एपिथीलिया। क्या कहते हैं, म्यूकोसल एपिथीलिया कहते हैं। तो इन 3 लेयर में से किस लेयर के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, मैंने कहा यहाँ पे है क्या, लेमिना प्रोप्रिया के बारे में, जो कि किसके जो है अंतर्गत आते हैं, या म्यूकोसा वाले लेयर के अंतर्गत आते हैं। और इसी में ही हमने स्टडी किया था, अगर आपको याद हो कि मैंने आपको ये कहा था कि इसी लेमिना प्रोप्रिया वाले भाग में स्टूडेंट आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे बेसिकली आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे माल्ट होता है। क्या होता है, मैंने कहा यहाँ पे माल्ट होता है। अब ये माल्ट क्या होता है, मैंने आपको ये भी बताया था, इसे कहते हैं लिम्फोइड टिश्यू, जो कि म्यूकोसा से एसोसिएटेड होते हैं। इसे क्या कह सकते हैं, यहाँ पे कह सकते हैं इसे म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। एक प्रकार के लसिकाभ ऊतक होते हैं जो कि यहाँ पे म्यूकोसल
लेमिना या फिर लेमिना प्रोप्रिया में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो सही आंसर क्या हो गया, सही आंसर हमारा इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो सही आंसर हो गया वो हो गया म्यूकोसा। ठीक है, सीधे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लीड करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या पूछ रहा है, हम पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। यहां पूछ रहा है बिफोर ओपनिंग इनटू द डियोडिनम, मतलब ये है कि डियोडिनम मतलब ग्रहणी में खुलने से पहले हिपेटोपेनक्रियाटिक एम्प्यूला इज हैविंग द थिकनिंग कॉल्ड। ठीक है, पहले मैं आपको क्वेश्चन समझा दूं हिंदी में भी कि ये क्या पूछ रहा है। ये पूछ रहा है कि ये जो यहाँ पे स्पेशली किस डक्ट की बात करें, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं किस प्रकार के डक्ट की या फिर एम्प्यूला की। मैंने कहा यहाँ पे हिपेटोपेनक्रियाटिक जो एम्प्यूला है वो जब ओपनिंग शो करते हैं, किसमें, ये ग्रहणी में ओपनिंग शो करते हैं, डियोडिनम में ओपनिंग शो करते हैं, तो यहाँ पर क्या है, मैंने कहा यहाँ पर एक तरह की थिकनिंग या फिर थिक लेयर प्रेजेंट है और उस लेयर को बेसिकली क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछ रहा है। कितने ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है आपके पास। फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे प्लीका सर्कुलेरिस, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन है यहाँ पे सेक्युलस रोडंटस और थर्ड ऑप्शन क्या है, इंस्पेक्टर ऑफ बॉयडन और फोर्थ लास्ट ऑप्शन क्या दिया हुआ है, इंस्पेक्टर ऑफ ऑडी। आपको इन चारों ऑप्शन में से जल्द बताना है मुझे कि आपके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का एप्रोप्रिएट आंसर क्या होना चाहिए। सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड है इसका आंसर। मैंने आपको जब इंटरकनेक्शन बिटवीन द लीवर, गॉल ब्लेडर, डियोडिनम एंड द पेनक्रियास बताया था, इन चारों प्रकार के स्ट्रक्चर और ऑर्गन्स के बीच में हमने इंटरकनेक्शन देखा था। तो वहां पर हमने क्या देखा था कि जो पेनक्रियाटिक जो डक्ट है और ये बाइल डक्ट जो हैं वो आपस में मिल करके किस डक्ट का निर्माण करते हैं, मैंने कहा ये हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट का निर्माण करते हैं। मतलब लीवर से आने वाले डक्ट और पेनक्रियास से आने वाले डक्ट, ठीक है। और इस तरह के मैंने स्ट्रक्चर बनाए थे कि ये जो है बेसिकली ये क्या है, मैंने कहा सपोज यहाँ पे हम लेते हैं, ये क्या है, ये डियोडिनम है, ये क्या है, मैंने कहा ये डियोडिनम है और यहाँ पर मैंने इसके एक प्रकार के डक्ट के बारे में डिस्कस किया था और इसी डक्ट को क्या कहते हैं, मैंने कहा इसे कहते हैं हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट। क्या कहते हैं, हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट कहते हैं, ठीक है। और ये जो हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट होते हैं बेसिकली ओपनिंग शो करते हैं किसमें, मैंने कहा ये डियोडिनम वाले पार्ट में क्या करते हैं, मैंने कहा यहाँ पर डियोडिनम जो कि क्या होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है, इसे मैंने SI से रिप्रेजेंट कर दिया, इसमें ओपनिंग शो करते हैं। लेकिन यहाँ पर इसी डक्ट के पास यहाँ पे कुछ एक स्वेल्विंग वाला स्ट्रक्चर होता है, इसे क्या कहते हैं, एम्प्यूला कहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक थिकनिंग वाली लेयर और प्रेजेंट होते हैं और इसी लेयर के बारे में हमसे पूछ रहा है कि ये थिकनिंग जो लेयर है वो बेसिकली इसे क्या कहते हैं। देखिए ये जो लेयर है जो कि यहाँ पे एम्प्यूला के पास प्रेजेंट है, या फिर ये कहें, इसे हम कहेंगे क्या, देखिए इसे क्या कहा जाता है, इसे बेसिकली कहा जाता है क्या, इसे हम कहते हैं इंस्पेक्टर ऑफ ऑडी। क्या कहते हैं इसे कहा जाता है इंस्पेक्टर ऑफ ऑडी कहते हैं। क्या कहते हैं, इंस्पेक्टर ऑफ ऑडी कहते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो इंस्पेक्टर ऑफ ऑडी है वो इसका कार्य क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, मैं आपको पहले ये बता दूं। यहाँ पे इंस्पेक्टर ऑफ ऑडी का फंक्शन ये होता है कि हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट से जो बाइल का कंडक्शन हो रहा है और साथ साथ पेनक्रियाटिक जूस का क्या हो रहा है, कंडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे इन दोनों ही प्रकार के पदार्थों के संवहन को कंट्रोल करता है, उसको नियंत्रित करता है कौन, इंस्पेक्टर ऑफ ऑडी, कि कितने अमाउंट में ये सारे पदार्थ जो हैं हिपेटोपेनक्रियाटिक एम्प्यूला वाले भाग से ग्रहणी में जाना चाहिए। सीधा आंसर क्या है आपको दिख रहा है, यहाँ पे इंस्पेक्टर ऑफ ऑडी क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। सीधे लीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या पूछ रहा है, पहले ये देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछ रहा है कि which one of the following is the fat soluble vitamin। देखिए यहाँ पूछ रहा है which one of the following is the fat soluble vitamin। ये पूछ रहा है कि वसा में विलय, किसमें विलय, मैंने कहा यहाँ पे अगर हम बात करें कि वसा में जो विलय विटामिन होते हैं, किसमें, वसा में विलय जो विटामिन होते हैं वो बेसिकली यहाँ पे किस डिजीज से बिलोंग करते हैं, या फिर हमें ये पूछ रहा है कि ऐसे विटामिन जो कि वसा में विलय है, फैट में सॉल्युबल है, उसके लिए यहाँ पे उससे संबंधित, उससे रिलेटेड जो है डिजीज दिए हुए हैं और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं।
फर्स्ट ऑप्शन देखिए क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे स्कॉर्बिक एसिड, जो कि स्कर्वी के बारे में बताया गया है, मतलब कॉलम्स दिए हुए हैं कि स्कॉर्बिक एसिड यहाँ पे स्कर्वी है। उसके बाद है रेटिनॉल, इसमें है जीरोप्थेल्मिया, और उसके बाद क्या है कोबालमिन, जिसमें क्या है बेरी है, और कैल्सीफेरॉल पेलेग्रा। इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो आपके अकॉर्डिंग सही होना चाहिए? आप जल्द से जल्द देखें और मुझे आंसर करें। जब तक मैं आपको यहाँ पे कंसेप्ट प्रोवाइड करूं, आपका आंसर कमेंट बॉक्स में आ जाना चाहिए। सीधे हम डिस्कशन करते हैं, पहले इसके थ्योरी और कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम आंसर पिक करेंगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, हम अगेन इसकी लैंग्वेज को समझने की कोशिश करते हैं। ये बोल रहा है कि फैट सॉल्युबल विटामिन है। कौन सा विटामिन है? ये फैट सॉल्युबल विटामिन है। तो पहले हम ये देखते हैं कि विटामिन जो है फैट सॉल्युबल अगर होते हैं तो वो कौन कौन से विटामिन होते हैं। देखिए विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन जो के होते हैं, ये चारों प्रकार के जो विटामिन होते हैं वो क्या होते हैं? फैट सॉल्युबल होते हैं, वसा में विलय विटामिन होते हैं। ठीक है, अब हमें स्पेशली ये देखना है कि इन चारों प्रकार के विटामिन से संबंधित कौन कौन से ऑप्शन है। देखिए यहाँ पे स्कर्वी है और एस्कॉर्बिक एसिड है। एस्कॉर्बिक एसिड आप जानते हैं विटामिन सी को कहते हैं, और विटामिन सी की कमी से ही स्कर्वी डिजीज होता है। तो ये तो ऑप्शन कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आप ये जानते हैं कि अगर हम यहाँ पे वाटर में सॉल्युबल, किसमें? मैंने कहा यहाँ पे जो है वाटर में सॉल्युबल अगर विटामिन की बात करते हैं तो ये कौन से होते हैं? मैंने कहा वाटर में सॉल्युबल विटामिन जो है, एक तो विटामिन बी की बात करते हैं और एक हम विटामिन सी की बात करते हैं। ठीक है, विटामिन बी और सी जो है वो जल में विलय विटामिन होते हैं। तो ये तो ऑप्शन कभी नहीं हो सकता, क्योंकि क्वेश्चन में तो हमसे क्या पूछा है? फैट में सॉल्युबल विटामिन के बारे में पूछा है। अब देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे जो है नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं, पहले थर्ड ऑप्शन की बात कर लेते हैं। जो रॉन्ग आंसर मुझे लग रहे हैं, जो ऑड मैच करने वाले कॉलम लिख रहे हैं, उसे हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए कोबालमिन दिया हुआ है। कोबालमिन जो है बेसिकली इससे बेरी डिजीज के बारे में दिया हुआ है, और आपको पता है बेरी डिजीज किससे होता है? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से होता है। तो विटामिन बी क्या है? मैंने कहा विटामिन बी तो यहाँ पे वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है, तो ये ऑप्शन भी कभी नहीं हो सकता। अब देखिए कैल्सीफेरॉल की बात करते हैं, तो हाँ अब ये कह सकते हैं कि कैल्सीफेरॉल जो है वो विटामिन डी है, मतलब ये फैट सॉल्युबल है। लेकिन क्या विटामिन डी की कमी से पेलाग्रा होता है? मैंने कहा नहीं। अब ये रॉन्ग मैच दे दिया। मैंने कहा पेलाग्रा डिजीज तो विटामिन डी की कमी से नहीं होता। विटामिन डी की कमी से तो क्या होगा, जिसे हम कैल्सीफेरॉल इसका केमिकल नेम होता है, और इसकी कमी से होने वाले डिजीज को क्या कहते हैं? इसके कमी से होने वाले डिजीज को हम ये कहते हैं कि जो रिकेट्स है, या फिर बेसिकली हम रिकेट्स की बात करें, या फिर ऑस्टियोमलेशिया जो डिजीज होता है वो विटामिन डी की कमी से होता है, पेलाग्रा नहीं होता। तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया, जो है हमारा रॉन्ग हो गया। अब देखिए सीधे से हमारा जो सेकेंड ऑप्शन है वो सही लग रहा है। क्यों? क्योंकि रेटिनॉल किसे कहते हैं? आप जानते हैं विटामिन ए को कहते हैं, और विटामिन ए की कमी से कौन सा डिजीज होता है? मैंने कहा यहाँ पे जीरोप्थेल्मिया डिजीज होता है। ठीक है, अब देखिए ये ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन सेकेंड इसका करेक्ट आंसर हो गया। पहले हमें ये डिसाइड करना पड़ा कि ये जो फैट में सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से होते हैं, और ये ए डी ई के से रिलेटेड जो भी विटामिन थे ऑप्शन में, हमने उसे क्या किया? पिकअप किया। अब देखिए अब सीधे लीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करने वाले हैं। देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछ रहा है हमसे? ये पूछ रहा है द चीफ फंक्शन ऑफ द बाइल इज टू। चीफ का मतलब ये है कि मेजर फंक्शन या प्राइमरी फंक्शन जो है क्या होता है। देखिए ये आपसे पूछ रहा है कि अगर हम प्राथमिक प्रकार के वर्क की बात करें, प्राइमरी फंक्शन या चीफ फंक्शन की बात करते हैं बाइल का या पित्त का, वो क्या होता है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके पास। फर्स्ट ऑप्शन है डाइजेस्ट फैट बाय द एंजाइमेटिक एक्शन, सेकंड दिया हुआ इमल्सिफाइड फैट फॉर द डाइजेशन, थर्ड ऑप्शन है यहाँ पे एलिमिनेट वेस्ट प्रोडक्ट, और लास्ट ऑप्शन गिवन है यहाँ पे रेगुलेट डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन। इन चारों ऑप्शन में से आपको जल्द से जल्द ये बताना है कि यहाँ पे चीफ फंक्शन, प्राथमिक कार्य क्या होता है बाइल का। देखिए सीधे डिस्कस करते हैं, बिल्कुल बेसिक सा कंसेप्ट है। यहाँ पे आपने जब बाइल के अलग अलग प्रकार के फंक्शंस के बारे में डिस्कस किया था,
हमने वहां पे स्पेशली ये डिस्कस किया था कि इसका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है। इसका प्राइमरी फंक्शन होता है इमल्सिफिकेशन। क्या होता है? मैंने कहा इसका प्राइमरी जो फंक्शन होता है ये होता है इमल्सिफिकेशन। और ये जो इमल्सिफिकेशन है इसी को हिंदी में क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं पाइसीकरण। क्या कहते हैं इसको? इसे पाइसीकरण भी कहते हैं। ठीक है, अब ये जो इमल्सिफिकेशन है और पाइसीकरण है, ये यहां पर किसके पाइसीकरण की बात करते हैं? यहां पर जो इमल्सिफिकेशन होता है वो फैट का होता है। जो लार्ज मॉलिक्यूल है, लार्ज मॉलिक्यूल या फिर हम ये कहें लार्ज ड्रॉपलेट, क्या कहते हैं इसे? जो लार्ज ड्रॉपलेट ऑफ फैट होता है, वसा के जो बड़े बड़े बूंदक होते हैं या फिर ड्रॉपलेट्स लाइक के स्ट्रक्चर होते हैं, वो क्या होता है? मैंने कहा यहां पर ये इमल्सिफाई होते हैं। क्या होते हैं? मैंने कहा ये बाइल क्या करता है? बाइल इसको लार्ज ड्रॉपलेट ऑफ द फैट को क्या करेगा? मैंने कहा ये इमल्सिफाई करेगा। इमल्सिफाई करके इसको किस में चेंज कर देगा? मैंने कहा इसको अब ये स्मॉल ड्रॉपलेट में क्या कर देगा? चेंज कर देगा। और स्मॉल ड्रॉपलेट ऑफ फैट में इसको क्या कर देगा? वसा के छोटे छोटे बूंदकों में इसको चेंज कर देता है, इमल्सिफाई कर देता है। तो देखिए यहाँ पे इमल्सिफिकेशन जो है इसका क्या होता है? प्राइमरी वर्क होता है किसका? बाइल का। अब सीधे मैच करते हैं कि इमल्सिफिकेशन के बारे में किसमें दिया हुआ है। अगर देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 देखें क्वेश्चन नंबर 4 का, कि इमल्सिफाई फैट फॉर डाइजेशन। वसा को क्या करता है? पाइसीकरण करता है, उसको पाइसीकृत वसा कहते हैं, और डाइजेशन के लिए करता है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? मैंने कहा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड ऑप्शन क्या हो गया है? करेक्ट हो गया है। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? ये पूछ रहा है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl जो है इज सीक्रेटेड बाय विच टाइप ऑफ फॉलोइंग सेल ऑफ द स्टमक। ये पूछ रहा है कि आमाशय में आखिर किस प्रकार की सेल्स या फिर किस प्रकार की कोशिकाओं के द्वारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या होता है? सिक्रेशन होता है। 4 ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है चीप सेल, सेकंड ऑप्शन क्या है? पेराइटल सेल जिसे ऑक्जेंटिक सेल भी कहा जाता है, थर्ड ऑप्शन है पेप्टिक सेल, और लास्ट ऑप्शन क्या है? गॉबलेट सेल। इन चारों ऑप्शन में से आप जल्द से जल्द आइडेंटिफाई करें कि आपके अकॉर्डिंग वो कौन सी सेल है जिसके द्वारा स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड को स्रावित किया जाता है, रिलीज किया जाता है और सिक्रेटेड किया जाता है। देखिए यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक ये है कि आपको ये सोचना है कि स्टमक वाले टॉपिक में क्या हमने किसी प्रकार के सेल्स की बात की थी जो कि हाइड्रोक्लोरिक जैसे सब्सटेंस को रिलीज करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, हमने ये देखा था कि जब मैंने आपको स्टमक का फंडस वाले पार्ट का जो सेक्शन कट किया था, उसका क्रॉस सेक्शन लिया था, उसी क्रॉस सेक्शन में हमने क्या डिस्कस किया था? देखिए उस क्रॉस सेक्शन में हमने गैस्ट्रिक ग्लैंड से एसोसिएटेड जो भी सेल्स होती हैं उसके बारे में डिस्कस किया था। वहां पर हमने अलग अलग प्रकार के सेल्स के बारे में डिस्कस किया था। उसी में एक सेल था कौन सा? मैंने कहा अगर हम यहाँ पे पेराइटल सेल की बात करते हैं, किस सेल की? पेराइटल सेल की बात करते हैं। और इसी पेराइटल सेल को क्या कहते हैं? इसी पेराइटल सेल को कहते हैं ऑक्जेंटिक सेल। क्या कहते हैं इसे? इसे ऑक्जेंटिक सेल कहते हैं या फिर इसे कहते हैं पेराइटल सेल। तो ये जो पेराइटल और ऑक्जेंटिक कोशिका है, इसके द्वारा ही किसका सिक्रेशन होता है? मैंने कहा इसके द्वारा ही यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या होता है? सिक्रेशन होता है। और ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है, ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होता है स्टमक में डाइजेशन के प्रोसेस के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि आमाशय में डाइजेशन जो है उसमें HCl का क्या वर्क होता है कि वो एसिडिक मीडियम, स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम या प्रबल अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। अब यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिलीज कौन सी सेल कर रही है? मैंने कहा यहाँ पे पेराइटल सेल के द्वारा रिलीज होते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ साथ एक और प्रकार का सब्सटेंस रिलीज हुआ था। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं CIF। क्या कहते हैं इसे CIF कहते हैं। और इसी को ही हम एक्सपेंशन फॉर्म, क्या होता है इसका एक्सपेंशन फॉर्म, फुल फॉर्म होता है केसल इंट्रिंसिक फैक्टर। क्या कहते हैं इसे कहा जाता है केसल इंट्रिंसिक फैक्टर कहते हैं। और ये जो केसल इंट्रिंसिक फैक्टर होता है स्टूडेंट, इसके बारे में क्या कहा जाएगा कि ये CIF किस में हेल्प करेगा? ये देखिए, ये जो CIF होता है या फिर केसल इंट्रिंसिक फैक्टर, जो कि यहाँ पे पेराइटल सेल ऑक्जेंटिक सेल ही रिलीज करते हैं, इसका हेल्प होता है बेसिकली किसमें? मैंने कहा ये यहाँ पर विटामिन B12 के बारे में अभी हमने स्टडी किया। विटामिन B12 से साइनोकोबाल्मिन भी कहते हैं,
उसके एब्सॉर्प्शन में ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। किसके एब्सॉर्प्शन में, मैंने कहा विटामिन B12 के अवशोषण में केसल इंट्रिंसिक फैक्टर हेल्प करते हैं। बल्कि अगर हम यहाँ पे HCl के वर्क की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे वर्क्स के बारे में हमने स्टडी किया था, लेकिन क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया है, वो सेल पूछा है स्टमक में जिसके द्वारा HCl को स्रावित किया जाता है। तो हमने देखा कि वो सेल कौन से होते हैं, पेराइटल और ऑक्जेंटिक सेल होता है। सीधे हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड ऑप्शन क्या हो गया है, करेक्ट हो गया है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा है कि ये जो एंटेरोगेस्ट्रोन इज प्रेजेंट इन, क्या है, एंटेरोगेस्ट्रोन जो कि एक लोकल हार्मोन होता है। ये क्या होता है, एक लोकल हार्मोन होता है। ये प्रेजेंट किस पर्टिकुलर पार्ट में होता है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके सामने। फर्स्ट ऑप्शन है स्टमक, सेकेंड ऑप्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब छोटी आंत, और थर्ड ऑप्शन है इसोफेगस, और फोर्थ ऑप्शन है बोथ 1 and 2। देखिए यहाँ पे बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। मैंने आपको अलग अलग प्रकार के स्टिमुलेटर या फिर लोकल हार्मोन के बारे में बताया था जब हमने डाइजेशन के फिजियोलॉजी, उसके मैकेनिज्म के बारे में स्टडी किया था। ठीक है, देखिए मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूं कि ये जो एंटेरोगेस्ट्रोन होता है वो क्या है। मैंने कहा इट इज अ टाइप ऑफ लोकल हार्मोन। ये क्या होते हैं, मैंने कहा ये लोकल हार्मोन होते हैं। क्या होते हैं ये, मैंने कहा ये लोकल हार्मोन होते हैं। और ये जो लोकल हार्मोन है इसे ही हम क्या कहते हैं, ये किसके समान व्यवहार दर्शाते हैं, ये स्टिमुलेटर होते हैं। स्टिमुलेटर को क्या कहते हैं, ये उद्दीपक होते हैं जो कि उद्दीपन करते हैं, प्रमोट करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, जो भी प्रकार के डाइजेशन के रिएक्शंस हैं उसको प्रमोट करने का काम करते हैं। और ये एंटेरोगेस्ट्रोन के बारे में हमने कहां पर, किस एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट, किस आहार नाल के भाग में स्टडी किया था, जब मैंने आपको स्मॉल इंटेस्टाइन और छोटी आंत में होने वाले जो फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन होता है, मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन होता है, वहां पर मैंने आपको बताया था कि स्मॉल इंटेस्टाइन में अलग अलग प्रकार के लोकल हार्मोन, और वहीं पर ही कौन सा हार्मोन था, मैंने कहा ये एंटेरोगेस्ट्रोन हार्मोन था। इसलिए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, मैंने कहा स्मॉल इंटेस्टाइन में ही क्या प्रेजेंट होता है, एंटेरोगेस्ट्रोन हार्मोन होता है। सीधे लीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज प्रेजेंट इन विटामिन B12। बट विटामिन B12 जो होता है उसमें कौन सा मेटल, कौन सा धातु प्रेजेंट है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके पास। फर्स्ट ऑप्शन है कोबाल्ट, सेकेंड ऑप्शन है कॉपर, और थर्ड ऑप्शन है यहाँ पे जिंक, और लास्ट ऑप्शन है मैग्नीशियम। अभी अभी हमने इसी लेक्चर में जो है किसके बारे में स्टडी किया था, विटामिन के बारे में स्टडी किया था। एज वेल एज हमने प्रीवियस लेक्चर में भी विटामिन B12 जिसका केमिकल नेम क्या होता है, साइनोकोबाल्मिन होता है, उसके बारे में स्टडी किया था। आपको ये बताना है कि आखिर इसमें जो है कौन सा जो है मेटल प्रेजेंट होता है साइनोकोबाल्मिन में। देखिए यहाँ पे इसे समझने के लिए सीधा सा बेसिक कंसेप्ट क्या है, पहले हम ये देखते हैं कि इस विटामिन B12 जो होता है इसका केमिकल नेम क्या है। हम ये देखने वाले हैं कि इस विटामिन B12 का केमिकल नेम मतलब रासायनिक नाम क्या होता है। तो इसका केमिकल नेम क्या होता है स्टूडेंट, इसे हम कहते हैं साइनोकोबाल्मिन। क्या कहते हैं इसे, मैंने कहा इसे कहते हैं साइनोकोबाल्मिन। और ये जो साइनोकोबाल्मिन होता है इसमें जो मेटल प्रेजेंट होता है, एलिमेंट प्रेजेंट होता है, ये क्या होता है, मैंने कहा ये होता है यहाँ पे कोबाल्ट। क्या होता है, कोबाल्ट होता है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो गया, मैंने कहा यहाँ पे ये फर्स्ट ऑप्शन जो है वो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अब देखिए यहाँ पे इससे होने वाले अगर डेफिशिएंसी सिम्टम्स की बात करते हैं, DS से मैंने रिप्रेजेंट किया है, तो इससे कौन सा डिसऑर्डर होता है, कौन सा डिजीज होता है, मैंने कहा इससे होने वाले डिजीज को हम कहते हैं पर्निशियस। क्या कहते हैं इसको, मैंने कहा इससे होने वाले डिजीज को पर्निशियस एनीमिया डिजीज कहते हैं। क्या कहते हैं, मैंने कहा यहाँ पे इससे होने वाले डिजीज को पर्निशियस एनीमिया डिजीज कहा जाता है। तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस कर लिया है। सीधे लीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में पूछ रहा है कि कॉन्ट्रैक्शन इन गॉल ब्लैडर स्टिमुलेटेड बाय। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है कि कॉन्ट्रैक्शन इन गॉल ब्लैडर मतलब पित्ताशय
पित्ताशय में जो संकुचन होता है या फिर कॉन्ट्रैक्शन होता है उसको प्रमोट कौन से लोकल हार्मोन के द्वारा किया जाता है? चार ऑप्शन है आपके पास। फर्स्ट है सीसीके, सेकंड है पीजेड और थर्ड ऑप्शन है सिक्रेटिन और फोर्थ ऑप्शन जो है एंटेरोगेस्ट्रॉन के बारे में दिया हुआ है। आप जल्द से जल्द मुझे बताएं इन चारों ऑप्शन में से वो कौन सा ऑप्शन है, वो कौन सा लोकल हार्मोन होता है आपके अकॉर्डिंग जो कि गॉल ब्लैडर या पित्ताशय में क्या क्रिएट करते हैं? मैंने कहा ये कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट करते हैं। सीधा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। इससे हमने स्मॉल इंटेस्टाइन में जब डाइजेशन का मैकेनिज्म हमने स्टडी किया था उसके फिजियोलॉजी में मैंने आपको बताया था क्या कि आखिर वो कौन सा लोकल हार्मोन है जो कि पित्ताशय में संकुचन पैदा करता है। सीधा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है। हमने जब सीसी के लोकल हार्मोन या स्टिमुलेटर उद्दीपक के बारे में स्टडी किया था, यहाँ पे सीसी को क्या कहते हैं? मैंने कहा इसे कहते हैं कोलेसिस्टोकाइनिन। क्या कहते हैं इसे? कोलेसिस्टोकाइनिन कहा जाता है। और ये कोलेसिस्टोकाइनिन ही वो क्या है? वो लोकल हार्मोन होता है जिसे सीसीकी कहते हैं, जो कि क्या करते हैं? मैंने कहा ये स्टिमुलेट करते हैं। क्या करते हैं? उद्दीपित करते हैं, बढ़ावा देते हैं। ठीक है, किसमें? मैंने कहा ये कॉन्ट्रैक्शन के लिए गॉल ब्लैडर जो है पित्ताशय जहां पे बाइल का क्या होता है? स्टोरेज होता है, पित्त का संग्रह होता है, उसमें कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट करता है और यहाँ पे पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका जो है प्ले करता है। अब सीधे हम क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करने के बाद सीधे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है हमसे क्या कि प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ वाटर अमाउंट इन द इनेमल सेल। इनेमल के बारे में हमने कहाँ देखा था? मैं आपको हिंट दे दूं कि हमने इनेमल के बारे में किस टॉपिक में स्टडी किया था। हमने इसे टिथ वाले जो है टॉपिक में स्टडी किया था कि जब हमने टिथ मतलब माउथ या ओरल कैविटी में जो भी बेसिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं वहां पर हमने इनेमल के बारे में देखा था। पूछ ये रहा है कि यहाँ पे वाटर का अमाउंट मतलब यहाँ पे H2O जो है वो कितने अमाउंट में क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए सीधे से आपके पास चार ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है 90 to 92% के रेंज में, सेकेंड ऑप्शन है 75 to 80% के रेंज में, थर्ड ऑप्शन है 40 to 50 के परसेंटेज के रेंज में और लास्ट ऑप्शन है कि लेस देन 3%। इसका मीनिंग क्या है? देखिए इसका मीनिंग ये है कि चारों ऑप्शन में से आपको ये पहचानना है परसेंटेज कितना अमाउंट होता है, कितने अमाउंट में वाटर इस टिथ के जो आउटर सरफेस पे पाया जाने वाला इनेमल है, जो कि एनिमल डाइवर्सिटी पूरे जंतु जगत का हार्डेस्ट सब्सटेंस कठोरतम पदार्थ माना जाता है, तो उसमें अमाउंट ऑफ वाटर H2O कितना होता है। बिल्कुल बेसिक सा फैक्चुअल क्वेश्चन है, फैक्ट बेसिस पे क्वेश्चन है। डाटा आपको मैंने प्रोवाइड किया था कि अगर इनेमल के कंपोजिशन की बात करते हैं तो यहाँ पे जो H2O होता है इनेमल में जो H2O होता है वो कितना होता है? मैंने कहा ये लगभग ऑलमोस्ट 3% होता है। यहाँ पे H2O के अलावा और क्या प्रेजेंट होता है? हालांकि हमारा यहाँ पे आंसर दिख रहा है 3% H2O है, लेकिन इससे और थोड़ा डिटेल में हम स्टडी करते हैं कि अगर H2O का अमाउंट ना पूछ करके इनऑर्गेनिक सॉल्ट अकार्बनिक प्रकार के लवण के बारे में पूछता तो हमारा आंसर कौन सा होना चाहिए था? देखिए यहाँ पे अगर हम किसकी बात करें, इनऑर्गेनिक सॉल्ट की बात करें, किसकी बात? इनऑर्गेनिक सॉल्ट मतलब अकार्बनिक लवण की अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पे जो इनऑर्गेनिक सॉल्ट अकार्बनिक प्रकार के जो लवण होते हैं उसमें या फिर अकार्बनिक प्रकार के लवण का जो अमाउंट देखें किसमें? इनेमल में, वो कितना होता है? मैंने कहा इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 96%। 96% इनऑर्गेनिक सॉल्ट होते हैं जिसमें हमने जो है कैल्शियम के कार्बोनेट, कैल्शियम के फॉस्फेट, कैल्शियम के हाइड्रोक्साइड, इन सभी इनऑर्गेनिक सॉल्ट या फिर अकार्बनिक लवण के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें H2O जो हमने देखा कि ये तो 3% के ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं, लेकिन 96% मेजर जो अमाउंट होता है वो किसका होता है? अकार्बनिक लवण का होता है। सीधे हम यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन की तरफ डिस्कस करने वाले हैं, ये है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 पूछ रहा है कि एंजाइम ट्रिप्सिनोजन चेंज इनटू द ट्रिप्सिन। क्या पूछ रहा है? एंजाइम ट्रिप्सिनोजन इज चेंज इनटू ट्रिप्सिन, कि ये जो एंजाइम होता है ट्रिप्सिनोजन, आप जानते हैं कि जो ट्रिप्सिनोजन एंजाइम है वो इनएक्टिव फेज में पाया जाने वाला एंजाइम है, मतलब ये अक्रिय अवस्था या अक्रिय रूप में पाए जाने वाले एंजाइम होते हैं और ये किस में चेंज हो जाते हैं? मैंने कहा ये ट्रिप्सिन में चेंज हो जाते हैं। तो आखिर वो कौन सा फैक्टर है या फिर वो कौन सा हार्मोन है या कौन सा ऐसा एंजाइम होता है जो इसे इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में चेंज करने के लिए हेल्प करता है? चार ऑप्शन दिए हुए हैं आपके पास।
फर्स्ट ऑप्शन क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है गैस्ट्रीन, सेकंड ऑप्शन है एंटेरोगेस्ट्रॉन, थर्ड ऑप्शन है एंटेरोकाइनेज और लास्ट ऑप्शन क्या है? सिक्रेटिन है। इन चारों ऑप्शन को देख करके आप जल्द से जल्द मुझे बताएं, आइडेंटिफाई करें कि आपके अकॉर्डिंग आखिर वो कौन सा फैक्टर है, वो कौन सा इन चार ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन लग रहा है जिसके प्रेजेंस में ये ट्रिप्सिनोजन जो कि एक निष्क्रिय एंजाइम है वो अपने सक्रिय रूप एक्टिव फॉर्म ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाते हैं। सीधे हम यहाँ पे आंसर पे आते हैं, यहाँ पे सीधे डिस्कशन करते हैं कि आखिर इसका आंसर क्या होना चाहिए। देखिए मैंने आपको जब फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन के बारे में बताया था वहां पर हमने एक स्पेशल टाइप के एंजाइम के बारे में मेंशन किया था और उस एंजाइम को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एंटेरोकाइनेज। और इसी एंटेरोकाइनेज के प्रेजेंस में ये जो ट्रिप्सिनोजन है वो किसमें चेंज होता है? ये ट्रिप्सिन में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया? एंटेरोकाइनेज वो एंजाइम होते हैं। ठीक है, देखिए हमने इस लेक्चर में क्या क्या स्टडी किया। हमने यहाँ पे ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम जिससे हम यहाँ पे जो प्रीवियस लाइव सेशन से डिस्कस करते आ रहे थे उसे हमने आज एंड किया। लास्ट टॉपिक विटामिन के बारे में था। हालांकि प्रीवियस लेक्चर में हमने विटामिन के बारे में डिस्कस किया था लेकिन कुछ एक विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के विटामिन B6 और B4 बच गया था, उसे हमने इस लेक्चर में कवर किया। साथ साथ हमने जो है डिफरेंट टाइप्स के डिसऑर्डर और ये जो है डिजीज के बारे में, रोग के बारे में स्टडी किया जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम से बिलोंग करते हैं। जॉन्डिस, इंडाइजेशन, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, इन सभी डिजीज के बारे में हमने वन बाय वन इसके सिम्टम्स के साथ स्टडी किया। इस टॉपिक को, इस चैप्टर को फिनिश करने के साथ साथ हमने कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं आप लोगों के साथ डिस्कस किया। इसी तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में एज वेल एज आपको किसी भी तरह के स्टडी मटेरियल और मॉड्यूल्स में देखने को मिलेंगे जिसे ऑन द बेसिस ऑफ द कंसेप्ट दैट वी हैव ऑलरेडी लर्न इन द प्रीवियस लेक्चर आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या स्टडी करते हैं? नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं, इसमें तो हमने ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम को कंप्लीट किया है। इसी में ही अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ह्यूमन फिजियो में जो यहाँ पे थर्ड चैप्टर होता है, ह्यूमन फिजियो का जो थर्ड चैप्टर होता है जिसे कहते हैं सर्कुलेशन, हम परिसंचरण के बारे में स्टडी करेंगे। उसके बाद हम रेस्पिरेशन और देन हम एक्सक्रीशन के बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इन द नेक्स्ट लेक्चर, कल के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट सर्कुलेटरी सिस्टम। हम वहां पे हार्ट के बारे में स्पेशली पढ़ेंगे, ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, हार्ट किस तरह से वर्क करता है, किस तरह से पंप करता है। इन सभी इंटरेस्टिंग बातों को लॉट्स ऑफ डायग्राम और कंसेप्ट के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय राजधानी।